हेलो एवरीवन। तो हम अब DBMS के लास्ट फेज पर आ गए। हमने सारा सब कुछ देख लिया, फंक्शनल डिपेंडेंसीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज, थ्योरेटिकल वे में नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजैक्शन, सारी चीज़ें खत्म कर ली। SQL भी हमने खत्म कर लिया, ठीक है। लेकिन SQL की शुरुआत कहाँ से होती है? जब भी आप कोई डेटाबेस डिज़ाइन करते हो ना, तो आप सीधा उसका SQL का कोड नहीं लिखने लग जाते हो, ठीक है। आप किसी कंपनी में बैठते हो ना, तो पहले डेटाबेस का डायरेक्टली हम स्ट्रक्चर बनाना नहीं शुरू कर देते। SQL के कोड ये हमें टेबल चाहिए होगी, ऐसा कुछ नहीं। हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं करना शुरू कर देते। हम क्या करते हैं, पहले हम अपने डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। अब डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है। हम ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो बनाते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर से भी बनते हैं, ठीक है। तो हम उन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं, पहले हम अपना डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं कि हमें कितने एट्रीब्यूट्स चाहिए, क्या क्या उस एट्रीब्यूट्स के कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, इन फ्यूचर क्या और टेबल्स हो सकती हैं, इनके साथ किस टेबल का रिलेशन रखना है, किसका नहीं रखना है। ये सारी चीज़ें किससे डिसाइड होती हैं? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से हम बनाते चले जाते हैं उसको। और जब ये डायग्राम तैयार हो जाता है ना, तब हम क्या करते हैं, तब हम उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाते हैं। आपने कभी .NET पे कोड लिखा हो, MVC आर्किटेक्चर में या फिर किसी में भी, जब भी आप डेटाबेस उस पर लिंक करते हो ना, तो वो आपको एक ER डायग्राम की भी फाइल देता है। वो दिखाता है कि ऐसी ऐसी लिंकिंग हो रखी है। वो कभी खोल के देखना, ठीक है। अगर होगा तो मैं मतलब कभी मैं आपको प्रोजेक्ट कराऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि वो कैसे दिखती है, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसे लिंकिंग दिख रही होती है, ये टेबल इससे लिंक की है, ये डेटाबेस इससे लिंक किया, तो ऐसी चीज़ें आपको उसमें दिखती हैं, ठीक है। तो यही होता है कि हमें पहले एक स्ट्रक्चर, एक मॉड्यूल तैयार करना होता है कि हमारा डेटाबेस इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। देन हम कोडिंग फेज पर जाते हैं, ठीक है। तो ER डायग्राम में सबसे पहला वर्ड जो है एंटिटी है। एंटिटी क्या होता है? ये इसको आप बोल सकते हो ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है एक तरह से। एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट हो गया। अब स्टूडेंट एक एंटिटी है। अब स्टूडेंट स्कूल में होगा तो कुछ अलग एट्रीब्यूट होंगे उसके, कॉलेज में होगा तो कुछ और एट्रीब्यूट होंगे। तो स्टूडेंट एक एंटिटी है। आप डिसाइड कर रहे हो आप किस टाइप का सॉफ्टवेयर बना रहे हो। आप कॉलेज के लिए बना रहे हो या स्कूल के लिए बना रहे हो, उस पर वेरी करेगा कि आप कौन से एट्रीब्यूट बनाओगे इसका, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। इसी तरह एम्प्लॉय अगर IT का है तो उसके कुछ अलग एट्रीब्यूट होंगे। एम्प्लॉय अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसके कुछ और एट्रीब्यूट होंगे। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसके लिए अलग एट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय एक एंटिटी है, ठीक है। तो एंटिटी क्या होता है? एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। हर एक एंटिटी के क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब तो हमें अगर सबके एट्रीब्यूट्स होते हैं तो कितने टाइप के एट्रीब्यूट बनाते हैं हम एंटिटी में, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो हम अब बात करते हैं टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो अब हम एक डायग्राम से समझते हैं टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। अच्छा, पहले या फिर लिख ही लेते हैं। तो पहले अगर हम देखें तो इसमें पहला डिराइव्ड, दूसरा होता है कंपोजिट, तीसरा मल्टी वैल्यूड, और फोर्थ सिंगल वैल्यूड। ठीक है। ये चार तरीके के टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो एंटिटी को हम किससे दिखाते हैं? रेक्टेंगल से, ठीक है। या फिर स्क्वायर बोलो, रेक्टेंगल बोलो, इससे दिखाया जाता है। मान लेते हैं हमारे पास एंटिटी का नाम स्टूडेंट है, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट को किससे दिखाया जाता है? डैश 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 से दिखाया जाता है। अब डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? एज हो सकती है, ठीक है। एज कैसे हो सकती है? मैंने क्या किया, यहां पर इनसे फिल कराया इनकी DOB, डेट ऑफ बर्थ। तो आप हर बार एज क्यों बंदे से फिल करवा रहे हो? आपके पास DOB है, आज की डेट आपको पता होगी, सिस्टम को पता होती है। हमने दोनों का
कैलकुलेशन की देन उसकी एज निकाल दी। तो एज क्या होता है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट, जिसको हम डिराइव कर सके अपने सिस्टम के अंदर, वो सारी क्या कहलाती है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहलाती हैं। उनको किससे शो किया जाता है? डैश से शो किया जाता है। ठीक है, ये डायग्राम आपको आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको इस तरीके से गेट में दे दे और पूछ ले कौन सा एट्रीब्यूट है ये। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये इसमें क्या है, देखो इसमें डायरेक्टली आप डीओबी डालोगे तो ये कैसा एट्रीब्यूट है? सिंगल वैल्यू है। सिंगल वैल्यू भी तो कंसिडर कर रहा है ये। ठीक है, अब मान लो कंपोजिट की बात करते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट में क्या है? नेम है। ठीक है, अब नेम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है किसमें? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम में। तो वो क्या हो गया? कंपोजिट। किसी एट्रीब्यूट को आप और क्या तोड़ रहे हो तो वो क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। किसमें टूटा? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम, ऐसा कुछ। ठीक है, देन ये क्या हो गया? ये कंपोजिट है। ये कैसा था? डिराइव्ड। ये कैसा था? कंपोजिट। अब देखते हैं मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड क्या होता है? अब मान लो किसी एक स्टूडेंट है, उसके मम्मी का भी नंबर होगा और पापा का भी नंबर होगा, और स्कूल का अगर हम बना रहे हैं तो उसके पेरेंट्स का नंबर हमें चाहिए होता है। तो एक बच्चे के मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं ना, तो उसको हम मल्टी वैल्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे लिखते हैं मल्टी वैल्यूड? डबल सर्कल, फोन नंबर। ठीक है, तो ये तो टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। कंपोजिट क्या होता है? जिसको हम ब्रेक करके लिख रहे हैं उस एट्रीब्यूट को। डिराइव्ड क्या होता है कि नहीं, कुछ डेटा हमने सेव किया, उनके बेसिस पे हम कुछ डिराइव कर रहे हैं, वो कैसे होते हैं? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यूड, जिसमें जैसे डीओबी हो गया और ईमेल आईडी हो गई। ईमेल आईडी तो वैसे मल्टीपल हो सकती है, क्योंकि मल्टीपल ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है। तो डीओबी हो गया, उसका आधार नंबर तो लेकिन एक होगा ना, यहाँ पे मान लो आधार है तो वो भी पैन आईडी है मान लो, या फिर पैन आईडी लिख लो, आधार लिख लो, कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, तो ये भी सिंगल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, फोन नंबर एक से ज्यादा हो सकते हैं तो मल्टी वैल्यू है। इसी तरह मेल भी क्या होगा? ईमेल भी मल्टी वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट था। ये फिगर आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि फिगर से विजुअलाइजेशन इजीली हो जाता है। आप ऐसे याद रखोगे, इस समय आप फिगर याद रखो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट का। ठीक है, ठीक है, तो अब ये सारे एट्रीब्यूट हैं। अब इसमें मान लो की अगर आपको प्राइमरी की बतानी है या फिर किसी भी टाइप की प्राइमरी, आप इस टेबल में की क्या लेकर चल रहे हो, तो उसको हम जनरली अंडरलाइन कर देते हैं। मान लेते हैं एक है स्टूडेंट आईडी, ये हम प्राइमरी की मान के चले तो हम इसको सिंपली अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइमरी की रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, अब ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, अब दो चीजें होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है और एक वीक एंटिटी होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब ये टेबल उस रिलेशन में जो भी हम डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। लेकिन अब कुछ स्ट्रॉन्ग वीक एंटिटी होती हैं जो इन पे मतलब डिपेंडेंसी उतनी ज़्यादा है नहीं उस टेबल में, उसको हम वीक बना सकते हैं। उसमें डेटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में बताता हूँ मैं आपको। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वीक एंटिटी को? डबल से। ये क्या होता है? वीक एंटिटी। ठीक है, अगर इन दोनों में हम प्रॉपर डिफरेंस देखें तो क्या होगा? ठीक है, तो यही था वीक एंटिटी, मतलब जिसकी डिपेंडेंसी किसी और टेबल पर एग्जिस्ट कर रही हो, ऐसी। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्टूडेंट और कोर्स ले लो। अगर दो टेबल है आपके पास, स्टूडेंट और कोर्स,
अब कौन सा बच्चा किस कोर्स में इनरोल्ड है ये आपको पता करना है। तो हमने क्या किया, एक वीक एंटिटी बना ली। इसकी खुद की कोई आईडी नहीं है, इसकी खुद की कोई प्राइमरी की नहीं है, इन दोनों को मिलकर हम इसकी एक प्राइमरी की डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, वीक एंटिटी कहलाती है। मतलब खुद का उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो दूसरों से आइडेंटिफाई की जा रही है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, वीक एंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है और ये वीक एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद रिलेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है। अब रिलेशन को किससे शो करते हैं, रिलेशन को हम जैसे हम बना रहे थे ना, दो टेबल में जॉइंट्स लगा रहे थे, दोनों में रिलेशन को जोड़ रहे थे, वैसे हम रिलेशन को यहाँ पे कैसे शो करते हैं, डायमंड से शो करते हैं। रिलेशनशिप हम डायमंड से दिखाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर वीक रिलेशन है तो हम डबल डायमंड से बनाएंगे। ये किसका सिंबल है, वीक रिलेशन का। अब हम ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसी को हम चेंज कर लेते हैं, एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय है और एक हम यहाँ पे बना लेते हैं डिपार्टमेंट। ठीक है, एक डिपार्टमेंट की टेबल जिसमें क्या होगा, डिपार्टमेंट आईडी होगी, ये तो प्राइमरी की तरह वर्क कर रही होगी, और डिपार्टमेंट नेम होगा, ये भी तो यूनिक ही होता है। ठीक है, ये दो चीजें होंगी मान लो। और अच्छा, अब इनमें क्या होगा, ये रिलेशन कैसे दिखाते हैं, रिलेशन हमेशा हम डायमंड से दिखाते हैं। ठीक है, अब अगर कोई कंपनी में एम्प्लॉय है तो वो कोई ना कोई डिपार्टमेंट में तो होगा ही ना, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई एम्प्लॉय बेफालतू का कंपनी में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे तो वीक रिलेशन बनाने का कुछ तो है नहीं, अगर एम्प्लॉय है तो डिपार्टमेंट में ही होगा। ठीक है, आप ये मन कहने लगा कि कोई बेंच पे बैठा है तो वो क्या माना जाएगा, तो वो बेंच पे है, वो भी एक डिपार्टमेंट ही है। ठीक है, वो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो मतलब हर एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट में होगा, अदरवाइज वो कंपनी में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप रिलेशन का अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने वर्क लिख दिया, मान लो ऐसा कुछ नाम दे दिया। ठीक है, नेम है, डीओ भी है, स्टूडेंट आईडी हटा के यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और होगा, अगर इन दोनों में रिलेशन है तो अब देखो, रिलेशन है, अगर दोनों में रिलेशन है तो हम फॉरेन की पढ़ते थे। इन दोनों में रिलेशन वर्क का है तो कोई ना कोई की भी तो होगी इस टेबल में, जो ये रिप्रेजेंट कर रही होगी कि कौन सा बंदा किस डिपार्टमेंट आईडी में है, कैसे आप ज्वाइन लगाओगे। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कार्डिनैलिटी का, क्योंकि अगर हम रियल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करें तो यहाँ पर हम एक फॉरेन की बनाएंगे जो क्या होल्ड कर रही होगी, तुम्हारा डिपार्टमेंट आईडी होल्ड कर रही होगी। और एसक्यूएल में अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल ज्वाइन, तो एज अ फॉरेन की यहाँ पर स्टोर है, एज अ की यहाँ पे स्टोर है, ये ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो अब इस रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है ये देखना पड़ता है। ये कैसे पता चलता है, अब एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में हो सकता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉय भी तो हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कार्डिनैलिटी की, कि रिलेशन किस टाइप का हो, 1 to 1 रिलेशन हो, या 1 to many हो, या many to 1 रिलेशन हो, या फिर many to many रिलेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, ठीक है, आपके एक डेटाबेस में आपका डेटा सेव है और एक में आपके आपका ऑर्डर आईडी, जहां पे जो भी आप ऑर्डर कर रहे हो वो सेव है। वो टेबल जुड़ती है तब पता चलता है कि हाँ भैया इस बंदे ने ये ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, वहां कौन सा रिलेशन होता है, अगर मैं मान के चलूं ये आपका है और यहाँ पर ऑर्डर है, इनके बीच में कोई रिलेशन होगा, तो एक बंदा, 1 पर्सन एक ऑर्डर एक ही टाइम पे तो कर सकता है। ठीक है, ठीक, अब एक ऑर्डर को मल्टीपल पर्सन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो एक ऑर्डर मतलब पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 है। तो एक पर्सन मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है, लेकिन एक ऑर्डर को क्या मल्टीपल पर्सन कर सकते हैं क्या, ये रिलेशन सही होगा कि इस ऑर्डर को इसने भी कर दिया और इसने भी कर दिया, तो कभी आपके पास डिलीवर होगा ही नहीं वो सामान। ठीक है, तो एक पर्सन मल्टीपल ऑर्डर तो कर सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑर्डर को मल्टीपल पर्सन नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर पहले वाले पर्सन ने कर दिया है तो दूसरा वाला उसको नहीं कर सकता, दूसरा वाला किसी और को करेगा, तीसरा वाला किसी और को करेगा।
तो ये हमें डेटाबेस को कंसिस्टेंस बनाने के लिए हमें रिलेशन भी सही तरीके से लगाना होता है। तो अब ये पता कैसे चला, तो यहाँ लिखते हैं वन पर्सन मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है। अगर एक पर्सन मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है लेकिन एक ऑर्डर को एक ही पर्सन तो करेगा, तो यहाँ पे क्या है, एक बंदा मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकता है लेकिन एक ऑर्डर को एक ही बंदा प्लेस करेगा, तो यहाँ पे वन टू मैनी का रिलेशन बनता है इनके बीच में। और उल्टा देखोगे तो मैनी टू वन का रिलेशन बनता है। तो आपको देखने का नजरिया है कि आप ऑर्डर मतलब पर्सन से ऑर्डर देख रहे हो फिर ऑर्डर से पर्सन देख रहे हो, ठीक है। तो ये है यहाँ पे क्यों लगा। अच्छा एक चीज याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर इधर एक पर्सन मल्टीपल ऑर्डर कर पा रहा है मतलब मैनी की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल जा रहे हैं, तो यहाँ वन से लेकर मल्टीपल हो रहा है, ठीक है, तो वन टू मैनी लगा दिया, ठीक है। अब हम पहले सारे टाइप्स ऑफ कार्डिनैलिटी डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पे गेट पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, देन हम आगे देखेंगे। तो टाइप ऑफ कार्डिनैलिटी देखते हैं हम, ठीक है, टाइप ऑफ कार्डिनैलिटी देखते हैं क्योंकि यही रिलेशनशिप को बनाएगा। पहली होती है वन टू वन। आपको डेटाबेस डिजाइन करना है तो आपको ये पता होना चाहिए, कार्डिनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, यही रोल प्ले करता है डेटाबेस डिजाइनिंग में। तो वन टू वन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एम्प्लॉय था, एंटिटी थी और एक डिपार्टमेंट की एंटिटी थी। मैं कहता हूँ कि एक एम्प्लॉय सिर्फ एक डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, ठीक है, एक बंदा सिर्फ एक डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। मान लेते हैं एम्प्लॉय E1, E2, E3 है और डिपार्टमेंट D1, D2, D3 है। एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकता है और एक डिपार्टमेंट में एक ही एम्प्लॉय रह सकता है। तो ये क्या हुआ, वन टू वन रिलेशन हुआ, वन टू वन, ठीक है, ये होता है वन टू वन रिलेशनशिप, ठीक है, कि मतलब इधर से एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में है और इधर से एक डिपार्टमेंट में एक ही एम्प्लॉय है। मतलब यहाँ से ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट मल्टीपल एम्प्लॉय आ गए या फिर एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में चला गया। अगर सिंगल सिंगल लाइन आपको दिख रही है तो वो कैसा रिलेशन है, वन टू वन रिलेशन है, ठीक है। देन दूसरा होता है मैनी टू वन। इसका देखते हैं, अब एक एम्प्लॉय है और डिपार्टमेंट है, इनके बीच में कुछ रिलेशन है, ठीक है, एम्प्लॉय E1, E2, E3, E4, डिपार्टमेंट D1, D2, D3 है वहाँ। अब मैं कहता हूँ कि एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं, D1, 2, ठीक है, लेकिन एक एम्प्लॉय सिर्फ एक डिपार्टमेंट में हो सकता है। ऐसा मत करना E3 को यहां पे जोड़ देना, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा है, एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में हो सकता है लेकिन एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं लेकिन एक एम्प्लॉय सिर्फ एक डिपार्टमेंट में हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर इधर की तरफ मल्टीपल जा रहे हैं लेकिन उधर से आ कितने रहे हैं, आ एक ही रहा है, ठीक है। तो जिधर से मल्टीपल जाते हैं वो क्या है, वन, और जिस पे जा रहे हैं वो क्या है, मैनी, मैनी टू वन रिलेशन, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, वन टू मैनी। अरे चलो इसमें एक और बात कर लेते हैं। अगर वन टू वन रिलेशन है, ठीक है, तो फॉरेन की कहाँ होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। अगर वन टू वन रिलेशन है तो फॉरेन की चाहे यहाँ पे रख लो चाहे यहाँ पे रख लो, तो कितनी टेबल बनानी पड़ेंगी। अगर मिनिमम टेबल का भी कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, मिनिमम टेबल वन टू वन में 2 टेबल लगेगी। क्यों 2 टेबल लगी, क्यों 2 टेबल लगी, क्योंकि एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय नेम और ऐसा कुछ है, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी है। लेकिन जब एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में है तो हम अगर इसमें फॉरेन की बना लेते हैं तो E1 के करस्पॉन्डिंग D1 ही होगा ना, ठीक है, वो भी सही है। इसमें अगर बना लेते हैं तो एक D1 के करस्पॉन्डिंग E1 ही होगा, कभी एम्बिग्यूटी नहीं आएगी। तो मिनिमम 2 टेबल में हमारी ये रिलेशन बन जाता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ रिलेशन है तो पूछ लेता है गेट में कि कितनी टेबल लगेगी मिनिमम। तो अगर वन टू वन रिलेशन है तो मिनिमम 2 टेबल लगती हैं। वन टू मैनी है तो मैनी वाली साइड में देखो, इसमें क्या होगा, डिपार्टमेंट नंबर D1 होगा, D2 होगा, लेकिन एम्प्लॉय वाले में एम्प्लॉय 1 के करस्पॉन्डिंग भी D1 हो सकता है, एम्प्लॉय E3 E2 के करस्पॉन्डिंग भी D1 है, ठीक है। तो फॉरेन की कहाँ जाएगी, डिपार्टमेंट वाले टेबल में जाएगी क्या, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी,
क्योंकि यहाँ पे 4 ही एंट्री है, यहाँ पे 100 एंट्री है, तो 4 एंट्री के करस्पॉन्डिंग हर एक एम्प्लॉय थोड़ी ना दे पाओगे, लेकिन यहाँ पे 100 एंट्री है तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है। ठीक है, तो इस रिलेशन में प्राइमरी की कहाँ बनती है, मतलब फॉरेन की कहाँ बनती है, मैनी वाली साइड। लेकिन इसमें भी काउंट मिनिमम टेबल कितनी होंगी, 2 ही होंगी। की हमेशा किस साइड होगी, मैनी साइड, फॉरेन फॉरेन। ठीक है, तो फॉरेन की हमेशा किधर होगी, मैनी साइड होगी। ठीक है, तो ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। इसी तरह वन और मैनी में फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट है, इनके बीच में कुछ रिलेशन है। आप क्या कहता है कि एक एम्प्लॉय ये कहता है एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में हो सकता है। ठीक है, एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है, इस तरह D4 कुछ ऐसा है। तो यहां से देखो, यहां से कितने जा रहे हैं, इधर की तरफ मैनी जा रहे हैं और इधर कितने हैं, 1। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन हुआ, 1 to मैनी। तो अब यहाँ पे आईडी किधर लगानी चाहिए, किधर फॉरेन की बनानी चाहिए, हमेशा मैनी वाली साइड पे बनाओ। अगर 1 to मैनी और मैनी to 1 है तो फॉरेन की किधर जाएगी, हमेशा मैनी वाली साइड जाएगी। 1 to 1 है तो फॉरेन की किधर जाएगी, किसी भी टेबल में चले जाएगी। ठीक है, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेन की मैनी वाली साइड जाएगी। और मिनिमम नंबर ऑफ टेबल कितनी लगेगी, अगर फॉरेन की होगी तो रिलेशन के पास कोई की बनी नहीं बची, तो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल इसमें कितनी होगी, 2 ही। ठीक है, एक लास्ट केस है जिसको हम मैनी टू मैनी कहते हैं, उसमें देखते हैं मिनिमम कितनी टेबल बनेगी और उसकी फॉरेन की कहाँ जाएगी। ठीक है, ठीक है, लास्ट टाइम मैनी टू मैनी टू मैनी क्या कहता है, अगर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट से समझे, ये एक एंटिटी है, इनमें कुछ रिलेशन है और ये डिपार्टमेंट। ठीक है, E1 E2 E3 E4 है और इसमें D1 D2 D3 D4 है, ऐसा कुछ है। अब ये कहता है एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में हो सकता है और एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये क्या है, इधर से भी मल्टीपल और इधर से भी मल्टीपल, मतलब मैनी टू मैनी है। अब देखो, अगर एम्प्लॉय में आप फॉरेन की बनाते हो तो क्या होगा, E1 के करस्पॉन्डिंग एक सेल में तो एक ही डेटा रख पाओगे ना, है ना। तो इसमें मिनिमम टेबल जो आती है ना, वो आती है 3। इनका जो रिलेशन होगा ना वो किसके लिए, न्यू टेबल में रहेगा, इस वाले टेबल में बनेगा, रिलेशन टेबल में बनेगा। इसमें इसकी की एम्प्लॉय आईडी कॉमा डिपार्टमेंट आईडी, ये दोनों मिलकर रिलेशन की आईडी बन रही होगी। ठीक है, रिलेशन की आईडी बन रही होगी, एज अ कंपोजिट की तरह ये काम कर रही होंगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैनी टू मैनी है तो ना आप इस टेबल में फॉरेन की बना सकते हो ना उस टेबल में बना सकते हो, तो रिलेशन को आपको की देनी पड़ेगी। मतलब इनमें मिनिमम टेबल एक एम्प्लॉय की बनेगी, एक डिपार्टमेंट की बनेगी, एक रिलेशन की टेबल बनेगी, इसलिए यहाँ पे मिनिमम टेबल 3 होती है। ठीक है, तो ये 4 कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये था पूरा कार्डिनैलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनको ER डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी देख लो। अगर 1 to 1 है तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली भी कर सकते हो लेकिन एरो जवाब में मिल जाता है आपको। ठीक है, मैनी में कोई एरो नहीं होता, और अगर 1 to मैनी है तो 1 वाली साइड एरो होगा और मैनी वाली साइड एरो नहीं होगा।
ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है ईआर डायग्राम में, ठीक है। तो ये याद रखना ईआर डायग्राम में क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये जो रिलेशन है ना, ये भी 3 टाइप के होते हैं। किस किस टाइप के? हमने पढ़ा था सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन में क्या होता था, खुद की टेबल खुद ही से ज्वाइन होकर कुछ रिजल्ट देती थी। तो यहाँ पर ईआर डायग्राम में अगर हमें ऐसे सेल्फ ज्वाइन को रिप्रेजेंट करना होता है तो किससे करते हैं हम? यूनरी रिलेशन से करते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन से यहाँ पे तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका यूनरी। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग इसका मैनेजर कौन सा है अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, इसका रिलेशन खुद से ही होगा। ये क्या कहलाता है? यूनिरी रिलेशन। दूसरा होता है बाइनरी। ये सारे जो हम बना रहे थे वो कैसे थे? बाइनरी रिलेशन थे। एम्प्लॉय का एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तीसरा होता है टर्नरी। टर्नरी रिलेशन क्या होता है? टर्नरी में क्या होगा, कोई 3 टेबल मिलकर किसी रिलेशन को बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ले लो तुम स्टूडेंट, कोर्स और इन्वॉल्वमेंट, ऐसा कुछ है। तो ये होता है टर्नरी रिलेशन। तो 3 टाइप के रिलेशंस होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी रिलेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना, ये सेल्फ ज्वाइन का ही कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, ये भी याद रखना। और बाइनरी आपको जनरली देखने को मिल जाता है, टर्नरी आपको बहुत कम जगह देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसी चीज़ों में देख सकता है, ये ज़्यादातर वीक एंटिटी के साथ भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये टाइप ऑफ रिलेशंस हो गए, ठीक है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट, अब एंटिटी रिलेशनशिप का अगला कॉन्सेप्ट है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन अब 2 टाइप की होती है, एक टोटल पार्टिसिपेशन होती है, एक पार्शियल पार्टिसिपेशन होती है। टोटल पार्टिसिपेशन क्या है? फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर है जो कि किसी कंपनी में काम करता है। अगर एम्प्लॉय को हायर किया गया है तो वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में तो ज़रूर होगा, ठीक है। लेकिन अब वो कंपनी अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही है, बढ़ा रही है, तो वो नया डिपार्टमेंट बनाती है। तो क्या ज़रूरी है कि अगर डिपार्टमेंट बन रहा है तो उसमें पहले से एम्प्लॉय प्रेजेंट हो? नहीं है, ठीक है। तो टोटल पार्टिसिपेशन क्या कहता है, भैया अगर कोई एंटिटी है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, वर्क मान लेते हैं इनका रिलेशन है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल पार्टिसिपेशन को हम सिंगल लाइन से दिखाते हैं और पार्शियल पार्टिसिपेशन को हम डबल लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। तो टोटल पार्टिसिपेशन होता है तो हम उसको डबल लाइन से दिखाते हैं, और पार्शियल होता है तो डिपार्टमेंट से दिखाते हैं। अगर एम्प्लॉय है कंपनी में तो गारंटीड है किसी ना किसी डिपार्टमेंट में होगा, तो ये क्या है? टोटल पार्टिसिपेशन, ठीक है। लेकिन अगर कोई नया डिपार्टमेंट बना है तो उसमें जरूरी है एम्प्लॉय प्रेजेंट हो? नहीं है, तो ये क्या है? पार्शियल, ठीक है। तो ये याद रखना टोटल और पार्शियल का, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल E1, E2, E3 और D1, D2, D3 और मान लेते हैं E4 भी है, मतलब D4 डिपार्टमेंट भी है, ठीक है। अब E1 वाला D1 में काम करता है, ठीक है, और E2 भी D1 में काम करता है, E3 जो है वो D3 में काम करता है। D2 और D4 में अभी एक भी एम्प्लॉय काम नहीं करते, तो इसीलिए हम पार्शियल से दिखा रहे थे, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं ना, तो इधर की तरफ m जा रहा है, ठीक है। तो कार्डिनैलिटी मैनी टू 1 हुई इसकी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्डिनैलिटी आपको लिखी मिलेगी, लेकिन गेट में एक और तरीके से लिख देता है। कभी इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी हो जाता है 1, 1 और 0, m।
तो ये वाला m किसके के लिए होता है, ये वाला m यहाँ पर लिखा होता है कार्डिनैलिटी, और ये वाला 1 इधर लिखा होता है, ठीक है। दोनों इसके रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं कार्डिनैलिटी के, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, अगर 0,1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 1 इस साइड है और m इस साइड है, ठीक है। बस ये इसका मतलब होता है। तो कार्डिनैलिटी का भी गेट में आपको ऐसे भी लिखी मिल सकती है और ऐसे भी लिखी मिल सकती है, ठीक है। तो ये होता है। अब एक होता है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल है क्लास, ठीक है, और सेक्शन, ठीक है। मान लेते हैं सेक्शन मेरी वीक एंटिटी है। क्यों वीक एंटिटी है, क्यों वीक एंटिटी है? हर बार जरूरी है कि क्लास में सेक्शन चले ही, कुछ क्लास खाली भी हो सकती हैं, ठीक है। तो सेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, क्लास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ठीक है। तो क्लास होगी तभी तो सेक्शन होगा, तो यहां पे वीक रिलेशन भी है, ठीक है। अब देखो टोटल पार्टिसिपेशन या पार्शियल, देखो क्लास जरूरी है क्या, नहीं है, तो ये क्या है, पार्शियल। लेकिन अगर क्लास है तो सेक्शन जरूर होगा, तो ये क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन, ठीक है। और अब मैंने बोला था वीक एंटिटी की कुछ खुद की कोई प्राइमरी की नहीं होती, तो यहां पर मान लेते हैं सेक्शन आईडी है जो कि प्राइमरी की नहीं है, और यहाँ पे सेक्शन नेम है, या फिर सेक्शन नेम ही लिख लेते हैं, सेक्शन नेम ABCD ऐसा होता है ना, ठीक है। यहाँ पर इसकी खुद की होगी, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है तो इसकी क्लास आईडी होगी कुछ, और ये यहाँ की प्राइमरी की होगी, और यहाँ पे क्लास नेम होगा कुछ, ठीक है। अब इसकी प्राइमरी की क्या बनेगी, ये सवाल होता है। तो इसकी प्राइमरी की हमेशा क्या बनेगी, कंपोजिट की। तो इसकी प्राइमरी की जो बनेगी ना, वो सेक्शन आईडी कॉमा क्लास आईडी को जोड़ के बनेगी, ये दोनों मिलकर कंपोजिट की बनेगी, मतलब प्राइमरी की बनेगी। तो हमेशा याद रखना सेक्शन की खुद की कोई प्राइमरी की नहीं होती, वो क्या होती है, वो जिससे रिलेट हो रही होती है उनकी कीज को जोड़कर अपनी प्राइमरी की बनाती है, ठीक है। और एक और बात हमेशा याद रखना कि हमेशा वीक एंटिटी किससे रिलेट होगा, टोटल पार्टिसिपेशन से रिलेट होगा, ठीक है। कभी भी यहाँ पे पार्शियल पार्टिसिपेशन नहीं आएगा वीक एंटिटी के साथ, ये भी एक कंस्टेंट होता है, याद रखना। और अब ये कैसा रिलेशन दिख रहा है, मैनी टू वन, ठीक है। तो ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे अगर टोटल पार्टिसिपेशन है तो मैनी के साइड ही हो रहा होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था किसका, टोटल पार्टिसिपेशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन। और टोटल पार्टिसिपेशन अगर वीक एंटिटी है तो टोटल पार्टिसिपेशन हमेशा होगा, ये भी याद रखना। और वीक एंटिटी और इस वीक रिलेशनशिप क्या होता है ये भी हमने देख लिया। और वीक एंटिटी में क्या होगा, खुद की उसकी कोई आईडी नहीं होगी, कोई प्राइमरी की नहीं होगी, वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस जो भी उससे रिलेट कर रहे होंगे उनको जोड़कर उसकी कंपोजिट की बनती है। मतलब कंपोजिट की क्या होता है, अगर हम कीज को जोड़कर प्राइमरी की बना रहे हैं तो हम उनको कंपोजिट की बोलने लगते हैं, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। हमने यार अब ER डायग्राम के सारे कॉन्सेप्ट लगभग पढ़ लिया, कुछ स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पढ़े, वो आखिरी में देखेंगे। अब पहले हम ये देखेंगे ये जितना हमने अभी तक पढ़ा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को, क्योंकि गेट में क्या क्वेश्चन आएगा पता है, गेट में आपको एंटिटी डायग्राम दे देगा, कहेगा नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेगी, असलियत में रिलेशनल मॉडल्स कितने बनेंगे वो रिलेशंस, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अब हम देखते हैं ER डायग्राम आपको दिया है, देन हम उससे बनाएंगे कि कितने रिलेशंस बनेंगे, ठीक है। तो अब हम इस पे 2-4 बनाकर देखेंगे, ताकि क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा जो अब मैं कराऊंगा गेट में, ठीक है। तो अब हम फिगर बनाएंगे, देन उसमें नंबर ऑफ टेबल्स काउंट करेंगे, कितनी टेबल बन रही है, उनके रिलेशंस की टेबल बन रही है या नहीं बन रही है, उनके एंटिटी की टेबल कितनी बन रही है, तो और उनके एट्रीब्यूट्स अगर दिए हैं तो कौन कौन से एट्रीब्यूट किस किस रिलेशन में आ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आपको ये पहचानना होगा, आपको दिया होगा कि भाई बताओ कौन सी टेबल इसमें बनेगी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अब हम बना के देखते हैं, ठीक है। तो अब हम ER मॉडल पे कैसे उसको स्कीमा में कन्वर्ट करते हैं, ये क्वेश्चन मेन गेट में आते हैं, ठीक है। तो हम अब सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले मैंने आपको एरो का कॉन्सेप्ट बताया था, अगर एरो लगाया तो 1-to-1 मैपिंग से चल रहा होगा, ठीक है। तो 1-to-1 मैपिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी है तो फिर एक टेबल इसकी बनेगी। अब इसको हम रिलेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो E1 की एक टेबल बनेगी, जिसको मैंने TE1 नाम दे दिया, जिसमें क्या होगा, A होगा, B होगा, ठीक है। उसके बाद TE2 दूसरी टेबल बनेगी, जिसमें C होगा, D होगा। अच्छा अब ये बताओ, अगर 1-to-1 है
तो प्राइमरी इसकी फॉरेन की चाहे इसमें डाल दूं, इसकी की चाहे इसमें डाल दूं, चाहे इसकी की इसमें डाल दूं, 1 to 1 है ना, क्या दिक्कत पड़ेगी। फिर आता है रिलेशन का। अब अगर 1 to 1 मैपिंग है तो इस रिलेशन से कोई दिक्कत हो रही है क्या तुम्हें? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जब ये भी एक की है, ये भी एक की है, और 1 to 1 रिलेशन मतलब E1 का एक एलिमेंट E2 के एक एलिमेंट से ही कनेक्ट होगा, तो फिर इस एलिमेंट को चाहे यहाँ पे रख लो चाहे यहाँ पे रख लो, दोनों में सही है। ठीक है, तो इसका एक पॉसिबल आंसर हो सकता है A B हो जाए, देन C फॉरेन की तरह हो जाए, और A1। ठीक है, और इसमें C D रहे। इसका दूसरा पॉसिबल आंसर क्या है? T E1 में रख दो A और B, और T E2 में रख दो तुम C D, फॉरेन की A हो गया और A1। तो ये दोनों इसके आंसर सही है। ठीक है, अगर ऐसी मैपिंग है। अगर अब 1 to 1 मैपिंग है लेकिन ये क्या है दिया? टोटल पार्टिसिपेशन है। टोटल पार्टिसिपेशन कहता है कि अब ऐसा कोई भी एंटिटी नहीं होगा जिसका इसके साथ रिलेशन ना हो, तो फिर एक ही टेबल से काम चल जाएगा। तो इसमें अगर दे रहा है तो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल एक ही लगेंगे, ये बात याद रखना। अगर दोनों साइड टोटल है तब हर एक एंटिटी इसके हर एक एंटिटी के साथ कनेक्ट है, तो फिर एक ही टेबल बनानी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा डेटा हो, यहाँ पर कम डेटा हो, लेकिन यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेशन है, मतलब हर एक एंटिटी होगी। यहाँ पे जितनी इसमें होगी, अगर एन रोज है तो इसमें भी एन रोज ही होगी, तो यहाँ पर सिर्फ एक टेबल बनानी होगी। क्या? टी ई। क्या बनेगा? इसमें ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, और एफ भी होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अब इसमें देखते हैं, इसमें 1 to many है। मैंने क्या बताया था? किस साइड की होती है, मतलब फॉरेन की किधर होती है? मैनी वाली साइड। तो इसमें दो टेबल बनेंगी, कौन कौन सी? E1, T E1, जिसमें क्या क्या एट्रीब्यूट होगा? B होगा और A होगा। A यहाँ पर की होगी। देन इस वाले टेबल में क्या होगा? T E2, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? B प्रेजेंट होगा, E प्रेजेंट होगा, और मैनी वाली साइड फॉरेन की होगी, और चाहो तो आप रिलेशन भी डालो। ये हो गया। ठीक है, तो इसमें भी कितनी लगी? 2 टेबल लगी। ठीक है, अब इसमें कैसा रिलेशन है? मैनी टू 1 रिलेशन है। तो अब इसका क्या होगा? इसमें भी 2 टेबल बनेगी, T E1 और T E2। इसमें क्या रखा है? T E1 में C होगा, D होगा, और मैनी वाली साइड फॉरेन की आती है तो A भी होगा, और अगर रिलेशन में कोई एट्रीब्यूट होता तो वो भी लगा देते हैं। तो ये 2 टेबल बनेंगी। ठीक है, तो इसमें कितनी बनी? 1 बनी। इसमें कितनी बनी? 2। इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनी है। ठीक है, इसमें 2 टेबल बनी, इसमें भी 2 टेबल बनी। अब एक हम मैनी टू मैनी का अगर एग्जांपल लिखें, चलो इसी को अगर हम मैनी टू मैनी करते हैं, ठीक है, और इसमें कुछ एफ लगा लेते हैं, तो अब इसका क्या बनेगा? अब इसमें एक टेबल बनेगी T1 की, जिसमें C होगा, D होगा। एक बनेगी T2 की, जिसमें A होगा और B होगा। मैंने बताया था मैनी टू मैनी है, तो फिर फॉरेन की कहाँ जाएगी? फॉरेन की ना इसके पास जा सकती है ना इसके पास जा सकती है। किसके पास जाएगी? हमें एक एक्स्ट्रा टेबल बनानी पड़ेगी, इसीलिए मिनिमम टेबल 3 आती है। इसमें एक्स्ट्रा टेबल बनानी पड़ेगी रिलेशन की, जिसमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से की बन रही होगी और F होगा। ठीक है, तो ये 3 टेबल बनती है इस केस में। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन में कितनी टेबल्स लगेगी? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये वीक एंटिटी है। ठीक है, तो वीक एंटिटी में हमने क्या बात की थी? इसकी खुद की नहीं होती। ये किससे डिराइव होता है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी से। तो यहाँ पे एक टेबल बनेगी T1 की, जिसमें क्या होगा? A होगा, B होगा, और एक टेबल बनेगी TE वीक एंटिटी की है, तो मतलब टेबल 2 मान लेते हैं इसको। क्या बनेगी? उसमें क्या होगा? A और C मिलकर की बन रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों मिलकर की बन रहे होंगे, और D होगा। ठीक है, तो इसमें 2 टेबल बनेगी। ठीक है, इस वाले में कितनी बनेगी? अब एक चीज़ देखो यार, अगर मल्टी वैल्यू टेबल है तो मल्टी वैल्यू टेबल की एक अलग से टेबल बनती है। ठीक है, कुछ वो इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर मल्टी वैल्यूड है या फिर वीक एंटिटी है तो हमेशा उसके लिए एक अलग से टेबल बनेगी। तो यहाँ पर क्या होगा? कितनी नंबर ऑफ टेबल आएंगी? एक E1 के लिए बनेगी, जिसमें क्या होगा? A और B होंगे। ठीक है, A और B होंगे, इसमें एक ही होगी। एक बनेगी टेबल फॉर C के लिए बनेगी, क्योंकि वो कैसी है? मल्टी वैल्यूड है, तो उसमें A और C होगा। ठीक है,
देन E2 की बनेगी, E2 की टेबल बनेगी जिसमें G होगा सिर्फ और यही की है, और एक बनेगी H के लिए और एक बनेगी F के लिए। टेबल H के लिए क्या बनेगी, जिसमें G होगा और H होगा, क्योंकि इस टेबल का की तो होगा ही उसमें, ठीक है, ये तो गारंटी है। और TF के लिए क्या बनेगी, G होगा और F होगा, ठीक है। ये इतनी टेबल बनी। आई के तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है तो उसको कहीं स्टोर करा नहीं है, तो उसके लिए डिराइव्ड एट्रीब्यूट के लिए कोई भी टेबल नहीं बनती। रिलेशन का है, अब मैनी टू मैनी है तो फिर रिलेशन की एक अलग टेबल बनेगी। रिलेशन की टेबल में क्या होगा, तुम्हारा D होगा, E होगा और इन दोनों के कीज होंगे। क्या है की, A और G, ये बनेगी। तो 1 2 3 4 5 6 टेबल बनेंगे इसकी, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था टेबल निकालने का। अब हम एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, जर्नलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का, फिर ईआर डायग्राम। बस इतना है, आपको ये मेन क्वेश्चन है कि इसी पर आता है ज़्यादातर। आपको ईआर डायग्राम दे दिया, कह रहेगा नंबर ऑफ टेबल्स बताओ कितनी है, ठीक है, तो आपको ये निकालना आना चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट आखिरी बचा है स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन का, वो देख लेते हैं, ठीक है। स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन एक टर्म है, कह सकते हो ईआर डायग्राम में। ये क्या होता है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है कोई एक एट्रीब्यूट है जिसको आप सब एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर रहे हो, वो क्या कहलाता है, स्पेशलाइजेशन कहलाता है। अगर किसी एक कंपोनेंट को आप मल्टीपल कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। इसको हम टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। ये क्या होती है, स्पेशलाइजेशन। और अगर मल्टीपल चीज को आप किसी एक सिंगल एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, सिंगल एंटिटी से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, वो क्या कहलाता है, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच। बस ये याद रखना। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, टॉप डाउन, जिसको आप डिवाइड कर पा रहे हो। जनरलाइजेशन, डिवाइडेड चीज को आप सिंगल यूनिट में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, दिस कॉल्ड जनरलाइजेशन। अब ये है, अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपसे पूछेगा कि कितनी नंबर ऑफ टेबल्स बनेगी। तो यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर कैसा है, ये पार्शियल है, पार्शियल रिलेशन है ना, टोटल पार्टिसिपेशन या पार्शियल पार्टिसिपेशन है। तो यहाँ पर एक टेबल अकाउंट की बनेगी। अकाउंट की टेबल में क्या होगा, अकाउंट नंबर होगा और नेम होगा। दूसरी टेबल सेविंग की बनेगी। सेविंग में क्या होगा, तुम्हारा ROI होगा और अकाउंट नंबर होगा, ठीक है। देन लोन की टेबल बनेगी। लोन में क्या होगा, ईयर होगा और अकाउंट नंबर होगा, ठीक है। एंड लास्ट टेबल करेंट की बनेगी, जिसमें क्रेडिट लिमिट होगी और अकाउंट नंबर होगा, ठीक है। ये चार टेबल अगर पार्शियल रिलेशन है तो मिलेंगे। अगर मान लो यहाँ पे टोटल होता, ऐसे होता, तो क्या होता, अगर टोटल पार्टिसिपेशन है मतलब अकाउंट इससे ज्यादा और किसी चीज में डिवाइड नहीं हो सकता। आप तीन ही टाइप के अकाउंट खोल सकते हो बैंक में, या फिर सेविंग खोल सकते हो, या फिर लोन खोल सकते हो, करंट खोल सकते हो। अब इससे ज्यादा अकाउंट क्या खोल पाओगे। अगर पार्शियल है तो मतलब और अकाउंट ऐड हो सकते हैं कल को, लेकिन अगर टोटल है तो इतने ही अकाउंट हमारे पास एग्जिस्ट है। तो फिर एक तीन ही टेबल बनेगी। कौन कौन सी, सेविंग, लोन और करंट की। अब अकाउंट की टेबल की कोई जरूरत है क्या, अगर किसी का सेविंग अकाउंट है तो उसका अकाउंट नंबर होगा कुछ, किसी का लोन है तो उसका अकाउंट नंबर होगा कुछ, किसी का करंट है तो उसका कुछ अकाउंट नंबर होगा, बस। तो हमें फिर इस टेबल की नीड नहीं है। तो कितनी टेबल बनेंगी, तीन टेबल बनेंगे, एक सेविंग के लिए, एक लोन के लिए, एक करंट के लिए। यह आज ये था पूरा DBMS का कॉन्सेप्ट, इसमें हमने सब कुछ देख लिया, ठीक है। इससे ज़्यादा गेट आपसे नहीं पूछेगा, तो ये पूरा ईआर डायग्राम भी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो आप पूरी DBMS का फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आपको DBMS। हमने पूरा DBMS लगभग 32 क्लास में ख़त्म किया है। तो आप बताइएगा कि कैसा लगा पूरा DBMS, कुछ अपडेशन हो कि हम इसको सुधार सकते हैं वो भी आप बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर फीडबैक की डिटेल देख रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इसको, चैनल को, ताकि हम और कंटेंट आपके लिए और अच्छे कंटेंट ले आ सकें। आपका फीडबैक बहुत मैटर करेगा। मैं अपनी दोनों ID देख देता हूँ यहाँ पे। प्लीज़ आप इन चैनल्स को ज्वाइन करें, मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, ताकि आप अपने डाउट्स पूछ पाएँ, ठीक है। गेट का पेपर अब बहुत करीब है, मतलब 1 महीना ही बचा है। तो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है वो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, क्योंकि अब मैं सारे सब्जेक्ट इस समय तो खत्म करवा नहीं सकता, सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट वहाँ पे डालें, मैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डाउट सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सारे ID आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस वीडियो के। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और टेलीग्राम तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस पर मैं आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट रिजॉल्व कर पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम होल DBMS खत्म करते हैं। थैंक यू।